हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपका स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। अभी आपने देखा है कि 16 जून को सीएसई का एग्जाम हुआ था, है ना? सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ था। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे लड़कों से ये गलती हुई है कि उनसे सीसेट नहीं बनाए, जबकि सीसेट में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो कि कुछ करना ही नहीं था। एक एक मिनट के क्वेश्चन थे, आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेते। कई क्वेश्चन आप 30-30 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन बस यही है कि आपको ठीक डायरेक्शन पता नहीं थी और आपने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की, जिस वजह से आपसे क्वेश्चन ही बने और आपका सिलेक्शन रुक गया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन को पहचाना, उन्होंने उस क्वेश्चन को क्लियर किया और आराम से अपना कट ऑफ क्लियर किया है। अपना जो क्वालीफाई राउंड होता है सीसेट का, उसे उन्होंने क्लियर किया है। तो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर वो 25 क्वेश्चन जो कि आप बड़ी आसानी से 30 से 40 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है ना? देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? एक्स और वाई दो अंक की संख्याएं होती हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको बोला है एक्स एक दो अंक की संख्या और वाई एक दो अंक की संख्या है। कोई भी अगर दो अंक की संख्या होती है, जैसे हम लेते हैं 32, तो हम इसे लिखते हैं 30+2। 30 को हमने क्या किया, 3 × 10 के फॉर्म में लिखा और +2 लिखा। तो इसी तरह से हम करेंगे, एक्स को हम ए भी मानेंगे और वाई को हम मानते हैं बी ए। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 10a+b और इसको हम लिख सकते हैं 10b+a। अब यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो दिया गया है एक्स प्लस वाई, है ना? तो एक्स प्लस वाई आप क्या लोगे? एक्स प्लस वाई आप बड़ी आसानी से ले सकते हो। अगर आप देखो, एक मिनट, एक्स प्लस वाई आप ले सकते हो यहाँ से 11a, सॉरी 11, रुकना, 11a+b आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, उन्होंने बोला है कि अधिकतम मतलब महत्तम दो अंक की संख्या है, तो जो महत्तम दो अंक की संख्या होती है वो होती है 99। 99 को हम लिखते हैं 11 × 9 के फॉर्म में। तो 11 तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर a+b है, a+b को आपको 9 लाना है, तो आप कैसे लेके आ सकते हो? या तो आप a की जगह पर 1 रखो, ठीक है, और b की जगह पर आप क्या रखोगे? अगर ए की जगह पे 1 रख रहे हो तो बी की जगह पे 8 रखो। सेम उल्टा भी इसका कर दोगे, मतलब 8 और 1। फिर यहाँ पर 2 और 7 लोगे, 3 और 6 लोगे, 4 और 5 लोगे। यही क्रम यहाँ पर उल्टा कर दोगे, तो यहाँ पर आप लोगे 7 2, फिर अगला क्रम लोगे 6 3। यहाँ पर अगला क्रम आप क्या लोगे? 5 और 4। तो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है एक्स के संभाव्य मान क्या हो सकते हैं। तो एक्स के संभाव्य मान आप क्या लिख सकते हो? एक्स के संभाव्य मान 8 हो सकते हैं। कैसे? 18 हो सकता है, 81 हो सकता है, ठीक है, 72 हो सकता है, 27 हो सकता है, 36 हो सकता है, 63 हो सकता है, और यहाँ पर 45 हो सकता है और 54 हो सकता है। तो कितने मान आ रहे हैं? 8। ठीक है, ऑप्शन क्या लगाओगे यहाँ? 8। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, 6 बालक, 7 गर्ल्स, 8 मेल और 4 फीमेल, आपको ये दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि बालकों का औसत वजन कितना होगा और महिलाओं का औसत वजन आपको दिया गया। तो जो आपको 4f दिया गया ना, 4f दिया गया है 63, सॉरी f दिया है 63। तो यहाँ से 4 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौको 24, यहाँ से आ जाएगा 252। और ये जो 252 है, आपको इसकी वैल्यू इक्वल टू रखनी है 6b के। अब देखो, 6b इक्वल टू अगर 252 है, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 42, ये रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है, एक घड़ी में इतने और इतने बजे के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार आएगी? देखो, हम सभी जानते हैं अगर 24 आवर्स हैं तो पूरे 24 आवर्स में 22 बार आती है घंटे की और मिनट की सुई संपाती। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि 24 में 20 बार क्यों नहीं आती है, 24 बार क्यों नहीं आती है? तो देखो, घड़ी इस तरह से बनती है, ठीक है, ये रहा, इस तरह से होती है घड़ी। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर केवल एक बार संपाती होती है 11 से 12 के बीच में, ठीक है, 11 से 1 के बीच में, ओके। और यहाँ पर आप देखोगे 7 और 5, तो यहाँ पर आप एक बार संपाती होती है। बाकी सब आप देखोगे ना, तो बाकी सब जगह दो दो बार संपाती होती है। अब यहाँ पर दो बार संपाती हो गई, यहाँ पर भी दो बार संपाती हो गई। आपका टोटल कितना आ जाएगा? 2+1+2 मतलब कि 5। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? देखो, इसके लिए सीधा सीधा नियम होता है कि अगर लीप ईयर है तो कैलेंडर 28 ईयर्स बाद समान होगा, पर सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए, है ना? सेंचुरी ईयर ना हो, कहने का मतलब ये है, अगर 28 जोड़ने पर आपका, जैसे मान लीजिए 1872 है, आपने इसमें प्लस में 28 किया तो आया 1900, लेकिन 1900 रिपीट नहीं करेगा, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? अगर सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर होता है, तो कितना ऐड करोगे? +40, मतलब कि 1872 का 1912 का समान होगा। ठीक है,
अगर लीप ईयर +1 है तो हम 6 ही ऐड करते हैं, अगर लीप ईयर +2 है तो हम कितना ऐड करते हैं 11, और अगर लीप ईयर +3 है तो भी हम 11 ही ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको दिया गया है 2025, यहाँ पर आपने 4 से भाग दिया तो कितना बचेगा, एक शेष बचेगा, मतलब कि लीप ईयर +1 है तो आपको बस +6 ऐड करना था। 2025 और +6 आप ऐड करते तो 2031 आ जाता। कितना आ जाता, 2025 में +6 करते तो 2031, इस तरह से। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा, मान लीजिए पी क्यू आर और एस भिन्न धन पूर्णांक है, पी और क्यू विषम है। आपको क्या दिया गया है, पी और क्यू विषम है मतलब ऑड है। वहीं आपको दिया गया अगला आर और एस क्या है, इवन है। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको जैसे क्या दिया गया, पी माइनस आर होल स्क्वायर इंटू क्यू इंटू एस। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया है क्यू माइनस एस इंटू क्यू स्क्वायर इंटू एस। तीसरा आपको दिया गया है क्यू प्लस आर होल स्क्वायर तथा पी प्लस एस। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एक विषम को और एक सम को डिफरेंस लिया है, तो विषम और सम का डिफरेंस जब आप लोगे तो विषम आएगा, और विषम का जब आप स्क्वायर करोगे तो विषम ही आता है, मतलब ऑड नंबर ही मिलता है। अब यहाँ पर विषम और सम का आपने मल्टीप्लाई किया है, तो विषम और सम का मल्टीप्लाई, जैसे मान लो 2 into 3 किया तो 6 आया, तो यहाँ पर क्या होता है, हमेशा इवन आता है। अब सेम चीज आपने की है, ऑड और इवन का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इवन, मतलब कि सम वैल्यू आएगी। सेम चीज यहाँ पर है, आपने यहाँ पर लिया है क्यू एक विषम है, विषम में से आपने सम को घटाया तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी ऑड। यहाँ पर आप देख रहे हो तो क्यू एक ऑड वैल्यू है, और ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड ही होता है, ऑड का मल्टीप्लाई हमेशा ऑड आएगा, तो यहाँ पर फिर से ऑड वैल्यू आएगी। अब इसके बाद आपने लिया एस, एस क्या होती है, एस होती है इवन, तो इवन है ना। अब देखो ऑड ऑड का गुणा करोगे तो यहाँ से ऑड वैल्यू आएगी, और ऑड और इवन का गुणा करोगे तो यहाँ से आएगी इवन वैल्यू, तो यहाँ पर इवन हो गया। आप जैसे देख सकते हो 3 into 3 करोगे तो 9 आएगा, 3 into 2 करोगे तो 6 आएगा, आप देख रहे हो ना। अब देखो 9 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 81 ही आएगा, क्योंकि विषम वैल्यू ही है। सेकंड थर्ड आपको क्या बोला गया, क्यू और आर। अब देखो क्यू यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास में क्यू दिया गया है एक ऑड नंबर, ठीक है ना, ऑड, और आर आपको दिया गया है एक इवन नंबर। तो ऑड और इवन का जब आप योग करते हो, इनका जो पॉजिटिव फैक्टर निकल कर आता है वो हमेशा ऑड आता है। ऑड का स्क्वायर आप करते हो तो ये वाली वैल्यू भी ऑड आएगी। अब यहाँ पर आप देखो p प्लस एस दिया गया है, p दिया गया है ऑड और s दिया गया है इवन, तो ये कैसा है, ये है ऑड। आपने ऑड ऑड का मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में ऑड वैल्यू ही निकल कर आएगी, मतलब सम सम और विषम। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों आंसर आ रहे हैं आपके, तीनों सही हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया जब घड़ी इतने बजाती है तब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में एंगल कितना होता है। सेम बस इक्वेशन लगा देंगे 11/2, और यहाँ पर जितना मिनट की सुई बजा रही है उसे लिख देते हैं, माइनस करते हैं 30, और जितना घंटे की सुई बजा रही है मतलब 4, यहाँ से आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 12.5, 12.5 गुणे 5 करोगे तो 37, तो 137.5, यहाँ पर माइनस करोगे तो 120, यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 117 कितना आसान क्वेश्चन है। चलो अगला देखते हैं अब। ठीक है, आपका वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है, 17.5। ओके, चलो नेक्स्ट आपसे पूछा है अनुक्रम इतना है, और इसमें आपको नंबर फिक्स करने, तो देखो 20 है टोटल, A B C D, फिर आपने यहाँ से लिया, फिर B B C D, फिर आपने लिया A B C, और फिर यहाँ पे ले लिया D, फिर A B C ये लिया, और फिर D। अब हमने क्या किया, इनको 5 5 में डिवाइड कर लिया। आप यहाँ पर देख रहे हो कि B के पहले B आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ए के बाद क्या आएगा, ए, तो A A B C D, फिर A B B C D, फिर A B C C D, और A A C D D। अब देखो यहाँ पर एक बार ए को आपने रिपीट किया, फिर बी को आपने रिपीट किया, फिर सी को आपने रिपीट किया, और फिर डी को आपने रिपीट किया। बहुत आसान क्वेश्चन है, A B C और नहीं A है ना, A A C और डी आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है, आई थिंक यहाँ पर आंसर आपका सी मैच करेगा, है ना, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है दो व्यक्ति पी और क्यू एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, पी क्यू की तुलना में 14,000 अधिक लगाता है, तो आपको क्या मानना है। आप मान लेते हो कि जो क्यू है, क्यू ने लगाया है एक्स, तो पी कितना लगाएगा, पी लगाएगा 14,000 धन एक्स, है ना, जैसा उसने बोला वैसा किया हमने। अब देखो पी ने क्या किया, 8 महीने के लिए निवेश किया, तो आपने यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई किया 14,000 प्लस एक्स में, 8 महीने के लिए निवेश किया था, है ना। और यहाँ पर क्यू ने निवेश किया 10 महीने के लिए, तो आपने 10x आपने नॉर्मल लिख दिया, ठीक है। यदि 2,000 का कुल लाभ प्राप्त होता हो तो पी का हिस्सा क्यू के हिस्से से 400 अधिक है। अगर 2,000 लाभ प्राप्त होता हो तो देखो, अब जो टोटल आ रहा है, टोटल है 2,000 और 400 अधिक आपको चाहिए, तो एक 1,200 होगा और एक होगा 800,
ठीक है, आप ये देख पा रहे हो। यहाँ पर P का हिस्सा अधिक है तो यहाँ पर P का होगा 1200 और Q का होगा 800। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी निकल कर आई। अब आपको ये पता है कि जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो प्रॉफिट भी उसी अनुपात में ही होता है। ये हो गया। ठीक है, अब बस आपको इसको इक्वल कर देना है। जैसे 8 इंटू यहाँ पर आपने किया 14,000 प्लस एक्स अपॉन में यहाँ पर लिखा आपने 10x, यहाँ पर आप लिखोगे 1200 अपॉन 800। इसको आप कैंसिल करोगे तो 3/2 आ जाएगा। इसे आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। इसको आपको पूरे को सॉल्व करना है तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 14,000 प्लस एक्स, इधर पर आ जाएगा 15 जैसा आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप पूरा सॉल्व करोगे वैल्यू तो कितनी निकल कर आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 8x बराबर आ जाएगी 14, 14 अट्ठे कितने होते हैं आपके पास में, 112 है ना, 3। और यहाँ पर आपने किया है माइनस, यहाँ पर कितना आ रहा था, 15x। ठीक है, प्लस का आया है 15x, ये वैल्यू निकल कर आई है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7x बराबर आ रहा है 1 2 0 1 1 2 0 0 0। ठीक है, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो 1 1 2 0 0 0 अपॉन 7 करोगे, यहाँ से कैंसिल करोगे तो एक बार में 6 बार में मतलब 16,000। तो x की वैल्यू यहाँ पर आई है 16,000। ठीक है, आप ये चीज समझ पा रहे हो। x की वैल्यू 16,000 आई है। p द्वारा लगाई गई राशि कितनी, तो 16 धन 14। p की राशि कितनी थी, यहाँ से आप आगे करते हैं थोड़ा, तो p द्वारा जो राशि थी वो कितनी थी, इतनी थी, तो 14,000 प्लस 16,000, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 30,000। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मतलब 30,000। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है और आर का वेतन 20% कम है। जो आर के वेतन से 20% कम है, आर का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, आपको ये निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो सबसे पहला रिलेशन आपको दिया गया है पी और क्यू के बारे में। उन्होंने बोला है पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है और हम 20% को क्या लिखते हैं हमेशा, 1/5। अगर आप क्यू का वेतन 5 मानते हो तो पी का वेतन 4 हो जाएगा, क्योंकि एक कम है इसलिए, है ना। पी का वेतन कम था। अब दूसरी बार उन्होंने क्या लिया है, आर का वेतन, जो क्यू क्यू के लिए बोल रहे हैं कि क्यू का वेतन आर के वेतन से 20% कम है। तो अगर आप यहाँ पर आर लेते हो और यहाँ पर क्यू लेते हो तो आर का अगर 5 है तो क्यू का यहाँ पर 4 होगा। अब आप यहाँ पर देखो कैसे करोगे, पी क्यू और आर, पी अनुपाते क्यू आपको दिया गया है 4 5, क्यू अनुपाते पी आपको दिया गया है 4 और 5, इस तरह से। तो इसको सेम आप ऐसे करोगे, इधर सेम आप ऐसे करोगे। आपको चाहिए पी और आर के बीच में रेशियो, तो आप क्यू को नहीं लोगे, आप पी और आर को बस लोगे और सॉल्व करोगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/5, ये आ रहा है आपका रेशियो। रुको ये 4 लिखोगे आप, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16/25। अब यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक मतलब कितना है, 16 को आपको लेना है। 16 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 25 माइनस 16/16 इंटू आप 100 करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 9/60 इंटू 100 करोगे तो वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 56.25%। देखो कुछ भी इसमें वैसा नहीं था जो ना बने। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक संख्या को 4 से गुणा करने के बदले गलती से 4 से विभाजित किया गया है। कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे कोई संख्या भी ले लो। मान लो मैंने कोई संख्या ले ली 3। ठीक है, आपको करना था इसे 4 से गुणा, तो 3 into 4 करना था, ये एक्चुअल था। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, भाग कर दिया, तो 3/4 आपने कर दिया। यहां पर आपने देखा तो ये क्या हो गई, ये हो गई इमेजनरी, मतलब गलत मान सकते हो, रॉन्ग। ठीक है, आपने ये रॉन्ग ले ली। अब यहाँ पर आपको देखना है अंतर कितने का हुआ, क्या हुआ कि क्या डिफरेंस आ गया अचानक से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 ले रहे हैं तो एक बार थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो 3 की जगह पर हम 8 ले लेते हैं। 8 × 4 करते हैं और 8/2 करते हैं। यहाँ से वैल्यू 2 आएगी, यहाँ से वैल्यू 32 आएगी। तो कितने का अंतर आ गया, आनी थी 32, आ गई 2, तो कितने का अंतर आया है, 30 का अंतर आया है। 30 का अंतर 32 में, और यहाँ पर लिखोगे 100, तो कितना परसेंट है ये, 93.75%। समझ गए, इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। देखो इस तरह के क्वेश्चन करने का एक सबसे आसान तरीका होता है वेन डायग्राम।
और वेन डायग्राम बनाने का भी एक तरीका होता है कि आप उत्तीर्ण लेना चाहते हो मतलब पास वाले लेना चाहते हो, या फिर अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल वाले लेना चाहते हो। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो भी आपको दोनों दिया हो ना वो लेना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको दिया गया है 15% विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो आप अनुत्तीर्ण वाला चार्ट बनाओगे। कि कौन सा वाला चार्ट बनाओगे? अनुत्तीर्ण वाला। ठीक है, याद रखना है। फेल, है ना? फेल वाला आप चार्ट बनाओगे। यहाँ पर आप लोगे इंग्लिश और यहाँ पर आप लोगे हिंदी। अब देखो, इंग्लिश का ये रहा, हिंदी का ये रहा। आप यहाँ पर देख रहे हो कि 15% थे जो दोनों में ही अनुत्तीर्ण हो गए, तो यहाँ पर बीच में आपके आएगा 15। ओके, आपको ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो, अनुत्तीर्ण वाला बनाया है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 80% क्या हो रहे थे? इंग्लिश में पास हो रहे थे। तो 20% क्या होंगे? इंग्लिश में फेल होंगे। मतलब कि 15% ऑलरेडी आप ले चुके हो, तो यहाँ पर आ गया 5%। यहाँ पर अब आप बारी करते हो हिंदी की, तो हिंदी में कितने? 70% उत्तीर्ण हो रहे थे, तो फेल कितने होंगे? 30%। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 30% फेल है, मतलब हिंदी में बस कितने फेल होंगे? 15 आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो 15% हिंदी में फेल होंगे। अगर आपसे वो पूछे टोटल उत्तीर्ण कितने में हुए, ये बाहर जो है पास वाला ग्राफ है, ठीक है ना? तो जो टोटल उत्तीर्ण हुए वो कितने हुए हैं आप यहाँ से निकाल सकते हो। कितने हुए? 15, 15 5 20, 15 होते हैं हमारे पास में 35। तो यहाँ पर जो टोटल पास हुए हैं वो हुए हैं 65%, जो कि टोटल पास हुए हैं। आपसे पूछा गया है जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हो, तो एक विषय में अनुत्तीर्ण मतलब 5%, और एक विषय में अनुत्तीर्ण मतलब 15%। तो 5 + 15 आपके पास में आ गया है 20%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते कि जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो उनका परसेंट कितना है, तो आप आराम से लगा सकते हो 65%। ठीक है, यहाँ से इनको आपको टोटल को घटा देना है, तो 65% आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 1 लीटर बराबर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मेट्रिक टन हम सभी जानते हैं, तो ये तो आसान क्वेश्चन था, सभी को पता होगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक घन में 64 समरूप टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कांटों की न्यूनतम संभावित संख्या कितनी होगी? देखो 64 है, ठीक है, टुकड़ों में आपको काटना है, तो सीधा आप रूट ले लो, क्या आ जाएगा? 8। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, या फिर आप चेस बोर्ड को ध्यान रख लो। ठीक है, चेस बोर्ड के माध्यम से भी आप देख सकते हो, 8x8 के खाने बनते हैं उसमें, और यहाँ से क्या आ जाता है? यहाँ से साफ साफ आ जाएगा आपका 64। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। देखो अगला आपसे क्या पूछा है, आपको एक व्यंजक दे दिया गया है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्टार बने हुए हैं, ये वाले स्टार आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, उन्होंने बोला है कि प्लस माइनस और गुणा, केवल ये 3 चिन्ह हैं, आपको इन 3 चिन्हों का उपयोग करना है, और इन 3 चिन्हों का उपयोग करने के साथ साथ आपको कम से कम वैल्यू इनमें से क्या प्राप्त कर सकते हो, आपको ये लेके आनी है, ये उन्होंने बोला है। और हर एक चिन्ह का उपयोग आप ज्यादा से ज्यादा 2 बार कर सकते हो, मतलब 1 बार या 2 बार। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 4 3 2 1। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आपको जीरो दिया है, तो आपको कोशिश करनी है जीरो कैसे आएगा। तो जीरो के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखो आप, तो आपको क्या लिख रहा है, 5 और 2 7 हो रहे हैं, और 4 और 3 7 हो रहे हैं। मतलब कि आपको 4 और 3 का समान चिन्ह रखना है, और 5 और 2 का भी समान चिन्ह रखना है। तो आप या तो यहाँ पर प्लस प्लस कर दो, नहीं यहाँ पर तो प्लस नहीं कर सकते, माइनस ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आप माइनस माइनस कर दो, और यहाँ पर प्लस कर दो, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी 5 - 4 - 3 + 2, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है, एक निश्चित संख्यक व्यक्ति एक कार्य को 6 के दिनों में पूरा कर सकता है, जहाँ के एक धन पूर्णांक संख्या है, व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह कार्य 5 के दिनों में पूरा हो जाए? आप यहाँ से देख रहे हो कि जो टोटल वर्क होता है, वर्क इक्वल टू होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कार्य आपको दिया गया है, कार्य हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो टी इंटू ई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो T1 E1 = T2 E2, आपने लिख लिया। T1 आपको दिया गया है, दिया है क्या? T1 एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो T1 आपको दिया गया है 6 के। इफिशियंसी पूरा करने में के एक धन पूर्णांक है, व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, हमने माना कि व्यक्तियों की संख्या जो है एक्स थी पहले। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा है T2 आपको ऑलरेडी दिया गया है, 5 के दिनों में खत्म करना है, और यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या आपको निकालनी है E2। ठीक है, इसको आप कैंसिल करोगे, ये आपने देखा। तो आपने देखा E1/E2 की जो वैल्यू आ रही 5/6 आ रही है, मतलब E2 जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6,
और इवन जो आ रहा है वो आ रहा है 5। तो वृद्धि कितने की हुई? 1 की। किसके रिस्पेक्ट में? 5 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 20%। मतलब आदमियों की संख्या में आपको 20% की वृद्धि करनी पड़ रही है। ऑप्शन सी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स वाई और जेड एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 6, 8 और 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। एक ही समय पर प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता है। सभी को कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, एक्स कितने घंटों में कर रहा है? 6। वाई कितनों में घंटों में कर रहा है? 8। जेड कितने घंटों में कर रहा है? 8। आप इन तीनों का लोगे एलसीएम। एलसीएम लोगे, आएगा आपका 24। ये क्या होता है? जो एलसीएम हमने लिया है ये होता है टोटल वर्क। ठीक है, क्या होता है? टोटल वर्क। अब यहाँ पर आप यहाँ पे निकालोगे पर आवर वर्क, प्रति घंटा काम। इन्होंने कितना किया? एक्स प्रति घंटा काम करता है 4, वाई प्रति घंटा काम करता है 3 और जेड प्रति घंटा काम करता है 3। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों मिलाकर 3 घंटे में कितना काम करेंगे? 3 3 6, 6 4 10, 10 काम करेंगे। ये कितने घंटे में किया? 3 घंटे में। ठीक है, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा? 6 घंटे में आपके पास जो काम हो जाएगा वो 20 काम कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा ना? 20 काम कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना है? आखिरी के लिए 4 बचा है। और टर्न किसका है? एक्स का, क्योंकि एक्स वाई जेड ने पहले काम किया, फिर एक्स वाई जेड ने काम किया, अब एक्स करेगा काम। एक्स 1 घंटे में 4 काम करता है और आपके पास बचे भी 4 ही हैं। तो एक्स कितना करेगा? टोटल काम अपॉन प्रतिदिन काम, तो 1 घंटा और लग जाएगा। मतलब कि 3 + 3 + 1, आंसर आ जाएगा आपका 7 आवर्स। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुणनफल ये आपको दिया गया है, आपको जीरो की संख्या निकालनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो, 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 6 है, 4 की पावर 8 है, इंटू में, है ना? इस तरह से पूरा आगे चलता जा रहा है और ये 25 की पावर 50 हो रहा है। अब देखो, जो हमारे पास में जीरो आता है, जीरो आता है 10 से और 10 आता है 5 और 2 से। तो आपको देखना है कि 5 और 2 समान मात्रा में जितनी घात बनेगी उतने ही इसमें जीरो हो जाएंगे। ठीक है, आप इस व्यंजन को देख के इतना देख सकते हो कि देखो यार, 5 केवल 3 जगहों पर आएगा, 4 जगहों पर। एक तो 5 10 के साथ आएगा और 10 की पावर होगी 20। फिर एक जो 5 आएगा वो 15 के साथ आएगा और 15 की पावर होगी 30। और एक और आपके पास में 5 आएगा 20 के साथ, जिसकी पावर होगी आपके 40। ठीक है, इतने से आप 5 निकालोगे और यहाँ 25 से भी आप निकालोगे 5, तो आ जाएगी 50। अब देखो, सोचने वाली बात यह है कि जो दो है ना, दो तो 5 से ज्यादा ही होंगे। हर हाल में दो 5 से ज्यादा होंगे। तो 5 जितने आ रहे हैं ना, उतने ही जीरो आ जाएंगे, क्योंकि हमें 5 पे ही निर्भर करना है। 5 अगर मान लीजिए 10 है ना, 5 की पावर 10 है, 2 की पावर 8 है, तो जीरो कितने हो जाएंगे? 8 जीरो हो जाएंगे। अगर 5 की पावर 8 है और 2 की पावर 10 है, तो जीरो कितने हो जाएंगे? 8 जीरो हो जाएंगे। अगर 2 की पावर 10 है और 5 की पावर 10 है, तो जीरो कितने हो जाएंगे? 10 जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना? इसी तरह से, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक 5 निकलेगा और 5 की घात निकलेगी 20। ठीक है, आगे बढ़ोगे आप, फिर 15 से एक 5 निकलेगा और 5 की घात निकलेगी 30। और आगे बढ़ोगे आप, फिर 20 है तो 20 से एक 5 निकलेगा और 5 की घात निकलेगी 40। ठीक है, ये चीज आप पहुंचे। अब देखो, और आगे बढ़ो आप, यहाँ पर गए, तो यहाँ पर आपने देखा कि 5 है, तो यहाँ से भी आप 5 निकालोगे और 5 की पावर यहाँ से निकलेगी 100। एक 5 हमने छोड़ दिया है कि 5 की पावर 10, ये वाला हमने छोड़ दिया था। तो यहाँ से एक और आएगी 5 की पावर 10। अब देखो, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? अगर घात गुणनफल में हो तो जुड़ जाती है। तो 5 की घात कितनी मिल रही है? 10 + 20 + 30 + 40 + 100। तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है, आप देख पा रहे हो कि 5 की घात 200 आ रही है। आप चाहो तो दो निकाल सकते हो, चाहो तो नहीं निकाल सकते हो, लेकिन मेरा मानना है एग्जाम में दो आपको नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि जब संख्याएं क्रमागत होती है ना, तो 5 की पावर हमेशा 2 की पावर से कम ही आपको मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लेना। क्योंकि आप देखो ना, यहीं से आपको दो मिल गए, दो। अगर आप यहाँ पर 20 में आओगे तो वहीं पर आपको दो कितने सारे मिल गए? 2 की घात 4, मतलब 20 दूनी 40, 160 दो तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। समझ गए? 80, 80 दो तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। 10 में आप आ जाओगे तो 20 दो तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो दो हमेशा 5 से ज्यादा नंबर्स में ही होंगे, है ना? तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे? 200 जीरो आ जाएंगे। ऑप्शन डी, ये चीज आपको निकालनी है। यही आपको निकालना था। अगला क्वेश्चन, यदि एक निश्चित कोड में ए बी सी डी को 24 लिखा जाता है, आपने देखा है ए बी सी डी, इसे लिखा जा रहा है 24। यहाँ पर आपको लिखा जा रहा है ई एफ जी एच, इसे लिखा जा रहा है 1680। तो आपको पूछा गया है आई जे के एल, इसे कितना लिखा जाएगा? ए को 1 2 3 4, इन सभी का आप मल्टीप्लाई करोगे
तो आ जाएगा 24। 4 तिरिक 12, 12 दूनी 24। यहाँ पर आप देखोगे 5 6 7 8, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे 6 पंचे 30, 30 सत्ते होते हैं 210, और 21 गुणे 8 आप करोगे तो 168, मतलब 1680। तो यहाँ पर भी आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे, तो इस वाले में भी आपको मल्टीप्लाई कर 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 90, यहाँ से आएगा 990 और 12, तो यहाँ से 9000 के ऊपर ही वैल्यू आएगी, मतलब 11,880। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब देखो, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा, अब ये मैंने कैसे निकाला है 11,880 बिना किए? देखो, मैंने यहाँ पर देखा कि 9 आ रहा है ना, 990 आ रहा था हमारा, तो आखिरी में जीरो तो आना ही है। अब 990 यहाँ पर 99 है और यहाँ पर 12 है, तो 9 दूनी 18, मतलब जीरो के पहले 8 आएगा, इसलिए मैंने 8 लिख दिया। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन आपसे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे पॉट है, पॉट को हमने आगे ए लगाया और उल्टा कर दिया, मतलब इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो टी ओ पी, इस तरह से हमने किया, टी ओ पी। वहीं हमने ट्रैप को किया है, ट्रैप, इसे भी हमने किया है, इसे यहाँ ले गए, ठीक है, तो टी लिखा। फिर हम इसे यहाँ ले गए तो हमने ए लिखा, फिर हमने ये ले गए तो ए लिखा, फिर हमने यहाँ पर ले गए तो टी लिखा। तो यहाँ पर क्या आ गया? आगे ए आपने लगाया और पी ए आर टी आ गया पार्ट। सेम चीज आपको यहाँ पर करना है, ए आर ई एन ए है, ठीक है, तो इसको यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ और यहाँ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? ए एन ई आर ए, और आगे आपको ए लगा देना है। ऐसा कौन सा आंसर आ रहा है? डबल ए एन ई आर ए, डबल ए एन ई आर ए, ऑप्शन सी। ओके, चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है, कोई कोड दिया गया है और अक्षर दिए गए हैं पी क्यू आर एस टी, और 5 संख्याएं दी गई हैं, 4 5 10 12 15, ठीक है ना। लेकिन ये अक्षर उन संख्याओं को निरूपित नहीं करते, मतलब इसी क्रम में नहीं है, आपको क्रम निकालना है। फिर आपको इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन आपको दी है क्यू माइनस एस बराबर 2s, तो यहाँ से आप q और s में रेशियो निकाल सकते हो, 3:1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन जो आपको दी गई है वो दी गई है t इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस 3। ठीक है, अब देखो, ये वाली इक्वेशन का उपयोग करके आपके पास में दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक निष्कर्ष तो ये निकलता है कि q और s जो है, आप इनकी वैल्यू मानो 15 और 5, ठीक है। और दूसरा निष्कर्ष जो निकल रहा है वो ये निकलता है कि आप इनकी वैल्यू मानो 12 और 4, क्योंकि संख्याएं ऐसी दी है, 5 ये रहा और 15 ये रहा, तो 3:1 बन जाएगा, और 4 और 12 से भी 3:1 बन जाएगा, आप ये मान सकते हो। तो हम पहली इक्वेशन में क्या करेंगे, हम पहली इक्वेशन में s को लेते हैं 5, है ना, इसको लेकर सॉल्व करते हैं। तो t इज इक्वल टू आर प्लस 5 प्लस 3। अब इन दोनों का वैल्यू 8 हो रहा है, तो r प्लस 8। अब यहाँ पर आपको कोई ऐसी वैल्यू ऐड करनी है r की जिससे कि t की वैल्यू निकल आए, और आपको जो 5 संख्याएं दी गई थी, वो 5 संख्याएं आपको इस प्रकार दी गई थी, 4 5 10 12 और 15। अब देखो, आपने ऑलरेडी 5 और 15 को मान लिया है ना, आप ऑलरेडी मान चुके हो कि 5 और 15 क्या है, इसे आपने क्यू माना है और इसे आपने एस माना है। तो अब आपके पास में बच जाती हैं 10 12 और 4। तो अगर आप इसकी जगह पर 4 मानते हो, तो 5 4 9 और 9 3 12, तो आर की जगह पर आप बिल्कुल 4 मान सकते हो। आर की जगह पर अगर आप 4 मान लेते हो, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 12, आर की वैल्यू आ गई है 4। इसके अलावा क्यू की वैल्यू आ गई है 15, एस की वैल्यू आ गई है 5, और यहाँ से आप और आगे निकाल लोगे, एक वैल्यू जो बची है पी, है ना, तो पी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपके पास में 10। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आई, यहाँ से आप इक्वेशन का आंसर निकाल लोगे। क्या निकालोगे? पी प्लस आर माइनस टी बराबर आपको निकालना है, तो 10 धन 4 आप ऐड करोगे और माइनस टी मतलब 12 घटा दोगे, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2। ठीक है ना, तो मतलब पहली इक्वेशन से तो आप मान निकाल पा रहे हो। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दिया गया है, प्रश्न आपको दिया गया है कि x प्लस वाई एक पूर्णांक है, फिर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये वाले के 2x प्लस वाई, ये क्या है? ये एक इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। दूसरा आपको दिया गया है x प्लस 2y, ये भी क्या है? ये भी इंटीजर है। अब देखो, दो इंटीजर का योग हमेशा इंटीजर होता है, मतलब कि अगर आप पूर्णांक धन पूर्णांक करते हो तो एक पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y, ये एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, इसके पूर्णांक होने के लिए 3 ले लो कॉमन, और x प्लस वाई ये भी एक पूर्णांक होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? ये पूरा एक पूर्णांक निकल कर आ रहा है, 3 पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक हो जाएगा।
ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? पूर्णांक है। मतलब आप दोनों का उपयोग करके आंसर निकाल सकते हो, पूर्णांक है या नहीं, है ना? आना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों का उपयोग करते हो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों का उत्तर देने के लिए एक साथ प्रयोग किया जा सकता है, किंतु अकेले किसी भी एक कथन का उपयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है वस्तु पी की कीमत क्या है? आपको निकालनी है पी की कीमत। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक व्यक्ति 50 में 3 वस्तुएं लेके आता है। तीन तीन वस्तु लेकर आता है कितने में? 50 रुपए में। ठीक है, पी प्लस क्यू और आर खरीदता है। ये तीन वस्तुएं पी, क्यू और आर, इन तीनों वस्तुओं की कीमत है इतनी। वस्तु क्यू की कीमत 16 रुपए है, जो न्यूनतम है। वस्तु जो क्यू है, इसकी कीमत आपको दी गई है 16 रुपए, और ये कैसी है? ये है मिनिमम, इससे कम किसी की भी नहीं है। अब देखो, वस्तु पी की कीमत आपको निकालनी है, इसकी कीमत आपको निकालनी है। आपको यहाँ पर दिया गया है पी की कीमत आर की कीमत से अधिक नहीं है, मतलब जो पी की कीमत है वो आर की कीमत से अधिक नहीं है। ये चीज आपको दी गई, आर की कीमत पी की कीमत से अधिक नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है आर की कीमत ये, है ना? तो ये वाला पहला स्टेटमेंट है, ये वाला दूसरा स्टेटमेंट। क्या आप इससे पी की वैल्यू निकाल सकते हो? तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो, दोनों ही अपर्याप्त है। ठीक है ना, कोई भी पर्याप्त नहीं है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है इतने में भाज्य है, कितने से भाज्य होगा ये? तो देखो, 32 की पावर 5 दी है, प्लस 2 की पावर 27 दी है। ठीक है, आपको निकालना है, यहाँ पर क्या करोगे? यूनिट डिजिट निकालोगे। यूनिट डिजिट फाइंड करोगे आप। यूनिट डिजिट के लिए आप क्या करोगे? 5 में आप दोगे 4 का भाग, शेष फल आया 1। यहाँ पर 27 में आप दोगे 4 का भाग, शेष फल आया 3। तो इसको आप हटा के लिखोगे 32 की पावर 1, प्लस में आएगा 2 की पावर 3। अब यहाँ पर अगर आप 32 की पावर 1 करते हो तो इकाई अंक जो आएगा केवल 2 आएगा, और यहाँ पर 2 की पावर 3 करते हो तो इकाई अंक 8 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 10, मतलब कि आखिरी में 0 आएगा, इसलिए 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब देखो, ये डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन है जो आया है आपके एग्जाम में। आपसे पूछा गया एक व्यक्ति अपने घर से सीधा 100 मीटर चलता है। अब देखो, 100 मीटर चला है ये, ठीक है। उसके बाद 100 मीटर चलता है और बाएं मुड़ता है, फिर से 100 मीटर चलता है, बाएं हमने मोड़ दिया और 100 मीटर हमने चला दिया। फिर से ये बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, ये रहा। तो ये क्या किया हमने? 300 मीटर चला दिया। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर था उसका घर, और अब वो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच चुका है घर के। मतलब ये वाला जो एंगल आप देख रहे हो, ये वाला एंगल 180 डिग्री वो ऑलरेडी घूम चुका है, तो आपका आंसर भी 180 डिग्री घूम जाएगा। समझ गए? अब इसके बाद उसने बोला है अपने कार्यालय के लिए फिर से बाएं दाएं हाथ की तरफ मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। ये चला वो 100 मीटर चल के वो दाएं हाथ की तरफ मुड़ के अपने कार्यालय पहुंच गया। ये है कार्यालय। और ये वाली जो डायरेक्शन है वो बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट है। अगर ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, एक्चुअल में जो नॉर्थ ईस्ट होती है वो होती है ये। उसने क्या कहा है? एक्चुअल में होती है नॉर्थ ईस्ट है, पर आपका आंसर क्या आ रहा है? ये वाली नॉर्थ ईस्ट आ रही है। मतलब कि आपका आंसर 45 डिग्री घूम कर आ रहा है। तो आप अपने घर को भी 45 डिग्री घुमा दो, तो आपका घर यहाँ से अगर निकल कर आएगा नॉर्थ ईस्ट, जो एक्चुअल डायरेक्शन है आपकी आएगी नॉर्थ ईस्ट। लेकिन 180 डिग्री आपको अपने घर को घुमा देना है, तो 180 डिग्री नॉर्थ ईस्ट के सामने आपके पास में क्या आ रहा है? साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम ये दिशा है, तो 100 मीटर चला ये वेस्ट की ओर। ठीक है, फिर वह घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त 225 डिग्री घूम जाता है। घड़ी की सुई की दिशा ही हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, तो ये इस तरह से घूम गया 225 डिग्री। ये घूमा 180 और फिर ये आ गया 225। ठीक है, ये घूमा। ओके, तो 225 डिग्री मुड़ता है। वह किस दिशा में चल रहा है? 225 डिग्री मुड़ने के बाद वह कौन सी दिशा है? ये वाली दिशा है। ये कौन सी दिशा है? ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ। तो ये कौन सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट, मतलब कि दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी। ओके, सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा इसका सही आंसर। ओके, चलो तो आज के लिए इतना काफी है। आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी करते ना, मतलब देखो यार, बहुत आसान आता है सेट, इतना कठिन नहीं आता जितना आप लोग उसे समझते हो। बस आप लोग को थोड़ा क्वेश्चन ध्यान में रहकर पढ़ना है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को देखो, आप एग्जाम हॉल में करते तो 30 मिनट से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं थे ये।
है ना? तो अगली बार अगर आप करते हो सीसेट तो आप सीसेट को ऐसे पढ़ो कि आपसे मतलब 25 क्वेश्चन तो बने। क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे से सिलेक्ट कीजिए अपने क्वेश्चन जो आप करना चाहते हो। पूरा पेपर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। 80 में से आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 25 क्वेश्चन, और मैं ये लेकर आया हूँ। 67 तक पहुंचने पर 25 क्वेश्चन मुझे मिल गए। जो अभी कथन वाले थे ना, कथन दे देते थे आपको, प्रश्न दे देते थे, उनमें से और भी क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बड़े आसानी से कर सकते थे, है ना? और वैसे भी उन क्वेश्चंस के आंसर मैंने देखे हैं कि यही होता है कि दोनों का उपयोग करके आंसर निकाला जा सकता है। तो अगर आप तुक्का भी लगा देते ना, 10-11 जो आप 12 करीब आए थे क्वेश्चन, कि दोनों का प्रयोग करके आप कथन का आंसर निकाल सकते हो, तो भी आपके 5-6 तो सही हो ही जाते हैं उसमें, ठीक है? तो डरने वाली कोई बात नहीं है। इस बार अगर गलती हो गई हो तो आप अगली बार करना, और अगर इस बार आप बाउंड्री पर पास हुए हो तब भी आप अगली बार इसी तरह से करना कि आपको क्वेश्चन चूज करना है बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से। और आपको सी सेट के लिए सिर्फ मैथ पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी दो या तीन दो क्वेश्चन आए थे शायद, लेकिन वो थोड़े टफ पड़ जाते हैं, हर कोई उन्हें नहीं कर पाता। तो आपको ये जो आसान आसान क्वेश्चन थे, दिशा वाले क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं, घड़ी, कैलेंडर, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन थे। तो आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है? औसत का क्वेश्चन, ये काफी आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप इस चीज का ध्यान रखना। और अभी जो सी सेट वगैरह चल रहे हैं, नेट के सी सेट चल रहे होंगे, तो उनमें भी इसी तरह की आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो आप ध्यान रखना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा अगली बार सी सेट के लिए जरूर बहुत अच्छे पेपर्स और क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। नेट सी सेट के लिए भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और सीएससी सी सेट के लिए भी मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आप कर सकते थे। पिछले सालों के क्वेश्चंस उठाकर लेकर आऊंगा जो आप कर सकते थे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।